Good morning, student. Today we are here again with the remaining part of the third chapter of history. So the next topic is administration during the Chola rulers. यानी चोला जो रूल था उसके टाइम पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन कैसा था. The administrative system was well organized. The king was the head of the central government, but he acted on the advice of his council of ministers. He looked after the welfare of the people. The government business was carried on by the assemblies elected by the people. There were three types of assemblies: the Ar, Sabha and Nagaram. The Ar was the assembly of the common villagers and the Sabha was the assembly of the learned Brahmins and Nagaram was the assembly of merchants, traders, artisans. These assembly collected taxes, settled disputes, looked after the temples and infrastructural facilities such as irrigation work, sanitation and cleanliness etc. तो जो चोला रूल था उसके अंडर में जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था यानी कि जो भी उनका शासन करने का जो तरीका था वो वेल ऑर्गेनाइज था, यानी पूरी तरह से स्पेसिफाइड था कि किसका क्या काम है. जो किंग था वो क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उन सब का हेड था वो कौन होता था, किंग. लेकिन वो अपने जो मिनिस्टर यानी उसके जो मंत्रियों की एक जो है काउंसिल यानी कि एक सभा होती थी उनकी एडवाइस पर यानी उनकी सलाह लेके ही वो अपने फैसले लिया करता था. और उसके साथ साथ लोगों क्या की देखभाल का भी वो पूरा ध्यान रखते थे. तो जो उनका गवर्नमेंट बिजनेस था यानी कि जो वो पूरी जो उन्होंने गवर्नमेंट बना रखी थी उसको उन्होंने 3 असेंबलीज में डिवाइड कर रखा था. और वो असेंबली जो होती थी वो लोगों के द्वारा चुनी जाती थी. तो वो 3 असेंबली उनकी कौन कौन सी थी, उर, सभा और नगरम. तो जो उर थी वो जो है कॉमन लोगों की असेंबली थी, यानी उसमें जो विलेजर्स होते थे उनसे उनके रिगार्डिंग में जो है फैसले लिए जाते थे. सभा थी वो लर्न ब्राह्मण यानी कि पढ़े लिखे ब्राह्मणों की असेंबली थी. उसके अंदर में वो मंदिरों जो है पढ़ाई लिखाई इससे रिलेटेड जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो उसमें फैसले लिए जाते थे. और नगरम थी वो मर्चेंट्स यानी कि व्यापारियों की और ट्रेडर्स की और जो आर्टिशियन यानी आर्टिस्ट थे उनकी असेंबली थी. तो ये असेंबली क्या करती थी, ये जो है टैक्सेस को कलेक्ट करती थी और अपने अपने जो एरिया के अंडर में जो भी डिस्प्यूट यानी झगड़े होते थे उनको सेटल डाउन करती थी, उनको सोल्व करते थे. और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी होती थी जैसे इरिगेशन की, कोई बिल्डिंग बनाने की, सैनिटेशन सफाई का काम की, तो वो सारा ध्यान जो है वो ये असेंबलियाँ रखती थी अपने अपने एरिया में. The entire empire was divided into 6 provinces called mandalams. Each mandalam was put under the charge of a governor. Each mandalam was divided into a number of districts called Valandas. Each Valandu contained a number of villages. The village was governed by a sabha. These village council had great power in field of justice also. The Cholas had a powerful army of foot soldiers, archers, horsemen, elephant corps, and naval fleet. Navy was the most powerful wing of the army, which was used for keeping control over the island and for maintaining commercial relation with the overseas land. तो जो उस टाइम पे क्या होता, जो पूरा जो एम्पायर था यानी पूरा राज्य था उसको उन्होंने 6 प्रोविंसेस यानी 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया था और उनको क्या बोलते थे, मंडलम्स. और हर मंडलम को एक गवर्नर के अंडर रखा गया था, यानी 6 के 6 मंडलम्स जो थे उनके ऊपर 6 जो है गवर्नर थे जो उनकी देखभाल करते थे. और फिर उन्होंने फर्दर क्या किया था कि हर मंडलम को डिवाइड कर दिया था इंटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए थे हर मंडलम के नीचे. और डिस्ट्रिक्ट को उस टाइम पे जो नाम दिया जाता था वेलैंडूज का. तो और हर वेलैंडू में क्या होता था, कुछ विलेजेस यानी उन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप ऑफ विलेजेस लेके उनके वेलैंडू बनाए थे और फिर कुछ जो वेलैंडू थे उनको इकट्ठा करके मंडलम बनाए गए थे. तो जो हर वेलैंडू में क्या थे, कुछ जो विलेजेस थे यानी एक सर्टेन नंबर था कि इतने विलेजेस इस वेलैंडू के अंडर आएंगे, वो उसमें दिए गए थे. और जो विलेज थे उनको कौन चलाता था, सभा. यानी कि उस टाइम पे जो पढ़े लिखे वहाँ के जो ब्राह्मण होते थे वो जो है विलेज की सभा को चलाते थे. और जो विलेज की काउंसिल होती थी उसके पास एक ग्रेट पावर होती थी कि वो भी जो है न्याय यानी अगर कोई विलेज में झगड़ा होता है तो उसको सबसे पहले सोल्व सभा करती थी. तो जो चोला थे उनकी जो आर्मी थी उस टाइम पे वो बहुत ही पावरफुल थी. उनकी आर्मी में क्या थे, फुट सोल्जर यानी कि जो पैदल चलते सैनिक, वो आर्चर्स यानी जो
जिनके पास वो हथियार होते हैं, घोड़े पे सवार और हाथी, ये जो है इनको उनकी सेना में एक खास जो है प्लेस दिया गया था। और उसके साथ ही उनकी एक अपनी नेवल फ्लीट यानी कि नेवी की एक आर्मी होती थी। तो नेवी उस टाइम पे क्या थी, बहुत ही मोस्ट पावरफुल विंग थी उनकी आर्मी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा थी, क्योंकि नेवी के जरिए ही वो अपने जो आइलैंड पे अपना कंट्रोल करते थे और दूसरे जो ओवरसीज लैंड यानी जो समुद्री तट से जुड़े हुए जो देश थे उनके साथ वो अपना कमर्शियल यानी व्यापार के जो रिलेशन बनाते थे। तो इन सब में जो है नेवी का ही बहुत बड़ा उनका क्या था, योगदान रहता था। Then the social life of Cholas rural. The Brahmins and the merchant enjoyed high status in the society. They led prosperous life. The laborer and the peasants were very poor. Sudras were treated as untouchable. Women enjoyed great respect and a lot of freedom. They were also given education. Then religion. Mostly people followed Hinduism and worshipped Hindu gods. But other religions like Buddhism and Jainism also existed. A number of religious movements started during this period. तो सोशल लाइफ क्या थी उस टाइम पे, जो ब्राह्मण और मर्चेंट यानी व्यापारी थे उनको जो है सोसाइटी में हाई स्टेटस प्राप्त था, यानी उनको ऊंचा समझा जाता था। और जो लेबरर यानी कि जो काम करने वाले थे, और पेजेंट होते हैं फार्मर, जो किसान थे, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। और जो शूद्रा के अंदर आते थे, शूद्रा कैटेगरी के अंदर, उनको अनटचेबल यानी कि छुआछात समझा जाता था, यानी उनको टच नहीं किया जाता था। लेकिन उस टाइम पे क्या था, वीमेन को जो है एक ग्रेट रिस्पेक्ट मिलती थी और उनको बहुत सारी फ्रीडम भी थी। तो औरतों का जो है उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वो इज्जत करते थे और उन्हें एजुकेशन का भी उन्होंने राइट दे रखा था। फिर आता है हमारा रिलीजन, यानी कि वो किस धर्म को फॉलो करते थे। तो उन चोला जो डायनेस्टी थी उसमें मैक्सिमम जो है लोग हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म को मानते थे और जो हिंदू भगवान होते थे उन्हीं की पूजा करते थे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग थे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी मानते थे। और उस टाइम में बहुत सारे जो है धार्मिक मूवमेंट यानी कि आंदोलन चलाए गए थे। द अलवर एंड नयनार सेंट्स popularized their own sects. The Alvar popularized devotional song of Vaishnavism while Nayanar sang hymns in praise of Shiva. The Lingayat was the most popular of the religion sects. The great religious teachers Sankaracharya and Ramanuj belonged to this period. Nagapattinam and Kanchi were the famous centers of Buddhist learning. Both Buddhism and Jainism had become popular because of royal patronage. Some rulers also patronized Islam and Christianity. Various Muslim and Christian communities settled in various parts of India. It shows that the Chola rulers were quite liberal in the religious matter. तो उस टाइम क्या था कि लोगों ने अपने अपने जो है हिंदू धर्म में भी संप्रदाय बना रखे थे, ग्रुप बना रखे थे। तो उनमें फेमस थे अलवर और नैनार। तो ये जो सेंट्स होते थे अलवर और नैनार, इन्होंने अपने अपने जो है पूजा के लिए अपने अपने अलग अलग तरीके जो इन्होंने पॉपुलर कर रखे थे। ये दोनों जो थे वो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। जो अलवर थे उनका जो एक फेमस सॉन्ग होता था भगवान की पूजा के लिए, शिव के लिए, वो था वैष्णविज्म। उसको उन्होंने नाम दिया था वैष्णविज्म। जो ये एक अलग तरह का जो है एक सॉन्ग होता था जो अपने डिवोशनल पावर दिखाते थे। और नैनर्स होते थे वो हाइम्स टू प्रेज द शिवा। हाइम्स जो था ये भी एक उनका सॉन्ग था जो वो इकट्ठे होकर गाते थे। तो जो ये लॉर्ड शिवा की प्रेज यानी तारीफ की जाती थी इनमें। और जो लिंगायत था उस टाइम का वो सबसे फेमस जो है रिलीजियस संप्रदाय होता था। तो उस टाइम के जो रिलीजियस टीचर थे वो कौन से थे, जो शंकराचार्य और रामानुज वो उसी टाइम से बिलोंग करते थे। और वो ही लोगों को जो है रिलीजियस के बारे में जो है अपना ज्ञान दिया करते थे। तो नागापट्टनम और कांची ये दो जो है वो सेंटर बनाए गए थे और ये बुद्धिस्ट लर्निंग यानी इन पे बुद्धिज्म जो धर्म है उसका प्रचार किया जाता था। तो उस टाइम पे जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही जो है पॉपुलर हो गए थे ज़्यादा, रॉयल पैट्रोनेज यानी उनको जो है राज दरबार में भी खासी जो है इज्जत दी जाती थी। उसके साथ ही वहाँ पे बहुत सारे रूलर ऐसे थे जो इस्लाम और क्रिश्चियन को भी फॉलो करते थे। तो इंडिया में बहुत सारी जगह पे ऐसे जो कम्युनिटीज़ थी मुस्लिम और जो क्रिश्चियन थी वो भी जो है बसने लग गई थी। तो इससे ये बात देखी जाती है कि जो चोला रूलर थे वो जो है धर्म के मामले में काफ़ी आज़ाद जो है विचारों के थे। तो और वो हर धर्म को एक रिस्पेक्ट दिया करते थे। देन एजुकेशन एंड लर्निंग। द चोला रूलर्स encouraged the study of grammar,
astronomy, philosophy, arts, and various sciences. The education was imparted in the temples. The temples were also centers of cultural activities like music, dance, drama, festivals. Sanskrit and Tamil became the main languages. A lot of literature were created in Tamil, Telugu, and Kannada languages. Many literacy and religious work were translated from Sanskrit into these languages. तो एजुकेशन और लर्निंग के बारे में अगर देखें तो जो चोला रूलर्स थे वो जो है स्टडी को यानी पढ़ाई को ज़्यादा एनकरेज यानी पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया करते थे। उस टाइम पे जो वो ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं यानी कि जो स्पेस के बारे में जो स्टडी की जाती है वो, फिलोसफी, आर्ट्स और बहुत से साइंस होते थे जिनकी जो उन वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। और उस टाइम पे जो एजुकेशन थी वो जो है टेम्पल्स में दी जाती थी यानी लोगों को मंदिरों में पढ़ाया जाता था। और उसके साथ साथ टेम्पल में जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती थी वो भी टेम्पल्स में ही की जाती थी, जैसे डांस, म्यूजिक, ड्रामा या कोई भी फेस्टिवल्स जो है वो मनाया जाता था तो वो टेम्पल्स में ही होता था। और संस्कृत और तमिल जो थी उस टाइम की जो मेन लैंग्वेजेज में आती थी। तो उस टाइम का बहुत सारा लिटरेचर है यानी बुक्स वगैरह लिखी गई है वो सारी या तो तमिल में है, तेलुगु में है या फिर कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखी गई है। और भी बहुत सारे जो उनके लिटरेसी और रिलीजियस यानी धार्मिक वर्क है उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था। यानी पहले वो संस्कृत में थे, फिर उन्होंने संस्कृत से उन्होंने इसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में ट्रांसलेट कर दिया गया था। द चोलाज रूल्ड फॉर मोर देन 4-5 centuries, 8th through 12th century AD, over the areas which are now included in the modern Tamil Nadu. They paid great attention to the promotion of agriculture. Almost all rivers, especially River Kaveri, were used for irrigation. Tanks were also used for irrigation in those areas where it was not possible to take the river water. There was a tank community which looked after the irrigation. तो जो चोला रूल थे उन्होंने लगभग 4-5 सदियों तक जो है राज किया था। 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक जो है वो साउथ इंडिया में चोलाज का ही राज रहा है। और जो आज जो है जो मॉडर्न तमिलनाडु यानी आज के टाइम पे जो तमिलनाडु है वो उसके पार्ट वहाँ पे क्या था, चोलाज का राज होता था, वो आज तमिलनाडु के ही पार्ट्स हैं। और वो एक जो ग्रेट अटेंशन दिया करते थे एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी पे भी उनका पूरा जो है कंसंट्रेशन था। लगभग सभी नदियाँ स्पेशली जो कावेरी थी उसका जो पानी था वो यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए। इरिगेशन होता है पानी का सिंचाई के लिए यानी खेतों में फसल उगाने के लिए यूज़ करना। और जिन जगहों पर रिवर का वाटर नहीं जाता था वहाँ पे उन्होंने टैंक्स यानी टैंक बनवा रखे थे, वो टैंक भरते थे और टैंक से वहाँ पे जो है पानी जो है खेतों में दिया जाता था। तो जो टैंक कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी उन्होंने, उसको हम टैंक कमेटी कहते थे, वो उन एरिया का ध्यान रखती थी जहाँ पे जो है पानी नदियों का नहीं पहुँच पाता। द ब्राह्मण्स वर गिवन रेंट फ्री लैंड्स नोन एज ब्रह्माद्या। So the Brahmins played an important role in the agrarian expansion in Tamil Nadu. The Chola rulers carried out an elaborate survey of land in order to fix the government share of the land revenue. But in doing so, they always kept the interest of cultivators in mind. In case of failure of crop due to some natural calamity, the land revenue loan exempted. The cultivators were also provided loan to meet emergency. तो उस टाइम पे क्या होता था, जो ब्राह्मण होते थे उनको रेंट फ्री यानी उन्हें फ्री में लैंड दी जाती थी खेती करने के लिए और उसको हम बोलते थे ब्राह्मद्या यानी ब्राह्मणों को जो दी गई ज़मीन होती थी जो रेंट फ्री यानी उसके बदले में उनसे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। तो जो ब्राह्मण थे उस टाइम पे उनको एक हाई स्टेटस जो है प्राप्त था और तमिलनाडु में उनका जो है बहुत ही ज़्यादा जो आज भी है वो पाए जाते हैं। तो जो चोला रूलर्स थे वो क्या करते थे, जो अपने लैंड थे वो देते थे लोगों को और उसके बदले में रेंट लेते थे खेती बाड़ी कर, इसके लिए वो सर्वे करते थे। तो जो गवर्नमेंट थी वो सर्वे करती थी और लैंड रिवेन्यू यानी लैंड के बदले में जो वो प्रॉफिट का एक हिस्सा लेते थे। लेकिन इसके साथ ही वो जो कल्टिवेटर्स यानी कि जो उनकी भूमि जगह पे लैंड पे खेती करते थे उनका भी ध्यान रखते थे। अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट यानी कि प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, सुनामी या अकाल बारिश नहीं हुई और फसल कम हुई तो इससे क्या करते थे, उस साल वो जो उनका रेंट था वो उनको माफ़ कर देते थे और उन्हें खेती करने के लिए लोन भी जो है उन्हें दिया जाता था।
तो जो चोलास थे उनके टाइम पे जो कल्टिवेटर्स थे यानी कि जो काम करते थे उनका भी वो खास ख्याल रखते थे. सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज ओवर. थैंक यू.